हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, जहां पर हमने देखा था कि क्या होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन से क्या मतलब है। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें चाहिए होते हैं इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो एक टॉपिक हमारा रहेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे कहते हैं और दूसरा टॉपिक रहेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट a0 d टू द पावर 4 प्लस a1 d क्यूब प्लस a2 d स्क्वायर प्लस a3 d प्लस a4 ऑफ y is equals to 0 be a linear differential equation। अब मैं जो आपको ये सारा प्रोसेस कर कर दिखाने वाला हूं, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं जिसका ऑर्डर 4 है। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए 3 ऑर्डर, 2 ऑर्डर या 4 से ज़्यादा 6, 7, 8 तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। और जितनी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे उनमें यहाँ पर nth पावर ले ली होगी। तो उन्होंने जो जर्नल डिस्कशन किया हुआ है वो nth ऑर्डर पे किया हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं nth ऑर्डर पर, तभी मैं यहाँ पर 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चल रहा हूँ। और d से मतलब आप समझते ही हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसका मतलब है d बाई डी एक्स। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर मेरे पास इसके 4 सॉल्यूशन आ जाएं तो फिर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो निकाल लूंगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब क्वेश्चन यही है कि इसके 4 सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएं। तो 4 सॉल्यूशंस के लिए हम यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट करते हैं और मैं ट्राई करता हूं कि लेट, तो y की वैल्यू मैं लेने वाला हूं, तो लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर mx बी अ सॉल्यूशन। तो मैं ये ट्राई कर कर देख रहा हूं कि अगर हम e टू दी पावर mx को एक सॉल्यूशन मान लें तो फिर वो m की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, हम y की ये वैल्यू को यहां पर पुट करके देख लेते हैं। तो a0 d टू दी पावर 4 प्लस a1 d क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट टर्म रहेगी a4 और y की जगह हमने पुट कर दिया e टू दी पावर mx और राइट हैंड साइड तो 0 है। और अब इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 1 बाय 1 हर टर्म अप्लाई होगी e टू दी पावर mx पर। तो सबसे पहले यहाँ d4 अप्लाई हो जाएगा e टू दी पावर mx पर। फिर ये सेकंड पार्ट, तो a1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, d क्यूब लग जाएगा e टू दी पावर mx पर। और सिमिलरली a2, इससे जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो d स्क्वायर वाली टर्म है और उससे जो नेक्स्ट टर्म है वो d वाली टर्म है और लास्ट a4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी e टू दी पावर mx के साथ। यहां पर मेंशन कर देते हैं ये जो a0, a1, a2, a3 एंड a4 है, ये सभी के सभी कांस्टेंट्स हैं क्योंकि हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट हैं। नेक्स्ट, अब आप d टू दी पावर 4 का मतलब समझते हैं, इसका मतलब 4th डेरिवेटिव। तो अगर मैं यहाँ साइड में मेंशन करूं कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव जब करेंगे e टू दी पावर mx का तो हमें मिलेगा m टाइम्स e टू दी पावर mx, और जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करोगे e टू दी पावर mx का तो इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हो जाएगा इस पार्ट का जो कि है m e टू दी पावर mx, तो m तो कांस्टेंट है, e टू दी पावर mx का हो जाएगा e टू दी पावर mx और एक m और आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ तो रहेगा a0 और यहाँ 4 बार डेरिवेटिव लेने पर हमें मिल जाएगा m टू द पावर 4 e टू द पावर mx। सिमिलरली बाकी की टर्म्स भी लिख लेते हैं, तो यहाँ आएगा m क्यूब e टू द पावर mx, नेक्स्ट हो जाएगा m स्क्वायर e टू द पावर mx, नेक्स्ट हो जाएगा m टाइम्स e टू द पावर mx और लास्ट है a4 e टू दी पावर mx। और अब सभी टर्म्स में से हम e टू दी पावर mx कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में जो टर्म हमें मिल रही है वो है a4
m टू द पावर 4 प्लस a1 m क्यूब प्लस a2 m स्क्वायर प्लस a3 m प्लस a4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो टर्म्स की मल्टीप्लाई, एक ये पूरी टर्म हो गई और दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है 0, लेकिन आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी 0, ये तो 0 नहीं हो सकता। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा a4 m क्यूब प्लस a1 a4 m4 a1 m क्यूब प्लस a2 m स्क्वायर प्लस a3 m प्लस a4 इक्वल टू 0 and this equation is known as auxiliary equation। तो अगर आपको इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो इस इक्वेशन को, जो कि y के साथ है और इसमें d की जगह m आ चुका है, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री है 4, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास m की 4 रूट्स निकल कर आ जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट m1 m2 m3 m4 बी दी 4 रूट्स, तो ये m की 4 वैल्यूज आ जाएंगी, बी 4 रूट्स। तो शुरू में हमने ये मानकर चले थे कि e टू दी पावर mx सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन तब है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, और इस इक्वेशन से हमें मिलेंगे 4 रूट्स। तो मतलब आपके पास 4 सॉल्यूशन कौन से आ जाएंगे, e टू दी पावर m1x, e टू दी पावर m2x, e टू दी पावर m3x और e टू दी पावर m4x। ये 4 सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे, और फाइनली आप जनरल सॉल्यूशन कहेंगे y इज इक्वल्स टू, तो लास्ट टाइम हमने देखा था अगर 4 सॉल्यूशन हो तो कैसे कंबाइन करना है, c1 m1x c2 m2x प्लस c3 m3x प्लस c4 e टू द पावर m4x, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट करने वाली हैं। हमने कहा कि इस तरह की इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को इस पार्ट से कंपेयर करें तो बस सिर्फ चेंज इतना ही है, यहाँ d था यहाँ m है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं, चलिए यहाँ रफ में मैं इस इक्वेशन का आपसे सॉल्यूशन पूछूं क्या होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर मैं इसका पूछूं y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन तो सेम ही रहेंगे। चाहे आपकी इक्वेशन x में हो, यहां पर भी आंसर -5 है और यहां पर भी, तो चाहे आप इक्वेशन m में ले लो चाहे इक्वेशन d में ले लो, इसके रूट्स अगर m1 m2 m3 m4 आए हैं तो इसके भी रूट्स वही आएंगे। तो आगे से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको ना कहकर ये जो y के साथ अंदर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसे कह दिया करेंगे। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पर मेंशन करता हूं। तो आगे से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ इस पार्ट को बोल दिया करेंगे, हमें इस तरह से m में चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आपको क्वेश्चन दिया हो y के जो ब्रैकेटेड पार्ट रहेगा आप उसी को कह देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। साथ साथ यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पर ये जो 4 रूट्स आपके आए, 4 रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, कि ये चारों के चारों रूट्स अलग अलग थे और चारों के चारों रियल नंबर्स थे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर रिपीट हो जाए रूट तो फिर क्या सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिखा जाएगा? तो नेक्स्ट अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हमारा था, जो जिसमें सारे रूट्स रियल और डिफरेंट थे, इसे हम कह देते हैं कि जो इसके रूट्स आए यहाँ केस 1। और अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट रहेगा हमारा केस 2। इफ 2 रूट्स आर रिपीटेड एंड रेस्ट आर डिफरेंट। तो नेक्स्ट हमारा है कि अगर 2 रूट्स रिपीट कर जाएं लेकिन बाकी के रूट्स डिफरेंट हो। तो मान लीजिए आपका जो फर्स्ट रूट आया वो भी m1 था, जो सेकंड रूट आया वो भी m2 था, वो भी m1 था, और अगले 2 रूट्स डिफरेंट थे, वो थे m2 और m3। तो अगर पिछले सॉल्यूशन की तरह मैं इसका भी सॉल्यूशन लिखूं तो यहां पर जो हम जिसे जनरल सॉल्यूशन कहते थे वो कुछ ऐसा दिखेगा, c1 e टू दी पावर m1x
प्लस C2 e टू द पावर m1x प्लस C3 e टू द पावर m2x प्लस C4 e टू द पावर m3x। लेकिन फिर दोबारा हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे e टू द पावर m1x और ब्रैकेट में आ जाएगा C1 प्लस C2 और ये दो तो एज इट इज लिखे जाएंगे। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आई, इन दोनों को आप कंबाइन कर फिर से एक कांस्टेंट कह देंगे C। तो अब हमारे पास जो फाइनली सॉल्यूशन बच रहा है वो ये हो गया है एंड दिस सॉल्यूशन इज नो मोर जनरल सॉल्यूशन। दिस इज नो मोर जनरल सॉल्यूशन। अब ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि जो शुरू में हमें इक्वेशन दी गई थी वो 4th डिग्री की इक्वेशन थी और जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें उतने ही कांस्टेंट हों जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। लेकिन जब दो रूट्स रिपीट कर गए तो जो फाइनली सॉल्यूशन मिला इसमें तो 3 कांस्टेंट थे, तो हम इसे जनरल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। तो अब नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा अगर दो रूट्स रिपीट कर जाएं, चलिए इसे समझते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन थी ये, हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ली जिसे m में कह लीजिए या d में कह लीजिए और इसके रूट्स आ गए ये, और हमने अब वो केस लिया है जिसमें रूट्स कर रहे हैं रिपीट। सो फाइनली जो मेरी ये इक्वेशन थी मैं इसे फिर से लिखता हूं, इसे नहीं बल्कि जो शुरू में इक्वेशन दी गई थी। सो a0 d टू द पावर 4 प्लस a1 d क्यूब प्लस a2 d स्क्वायर प्लस a3 d प्लस a4 ऑफ y इक्वल टू 0। और अब आप जानते हैं इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले पार्ट के जो 4 रूट्स आए हैं, इसे d भी कह सकते हैं m भी कह सकते हैं, तो वो आए हैं ये 4 रूट्स। अगर आपको किसी इक्वेशन के 4 रूट्स पता हो तो आप उसे दोबारा लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में। तो इसके 4 फैक्टर्स रहे होंगे जहां पहला होगा d माइनस m1, अगला सेकंड भी d माइनस m1, उससे अगला d माइनस m2 और d माइनस m3 और बाहर है y। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन से आप वापस फैक्टर्स, और अगर आपको रूट्स पता हो फैक्टर से वापस इक्वेशन बनाई जा सकती है। इसे नेक्स्ट लिख लेते हैं d माइनस m1 होल स्क्वायर d माइनस m2 d माइनस m3 ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहां पर इस फैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने एक सॉल्यूशन दिया, m3 वाले में भी एक सॉल्यूशन मिला। प्रॉब्लम हमें इस फैक्टर में आई, यहां से 2 सॉल्यूशन ना आकर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया। सो कंसीडर, तो अब मैं यही वाला पार्ट कंसीडर कर लेता हूं और इसे हम ऑफ y, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अलग से सॉल्व करते हैं और इसके जनरल सॉल्यूशन, इसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें 2 कांस्टेंट्स हों। तो अब हमें सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं d माइनस m1 d माइनस m1 ऑफ y इक्वल टू 0। और इतने पार्ट को मैं कुछ पुट कर देता हूं, चलिए इसका नाम रख देते हैं z। सो लेट d माइनस m1 ऑफ y इज इक्वल्स टू z। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो हमें मिलेगा, सो वी हैव, तो फर्स्ट d माइनस m1 एज इट इज है और इस पार्ट की जगह हमने रख दिया है z इज इक्वल्स टू 0। और इस पार्ट को अगर अब मैं सॉल्व करूं तो हमें मिलेगा dz माइनस m1z इक्वल टू 0। और आप जानते हो d का मतलब था d बाई dx, तो ये बन जाएगा dz बाई dx माइनस m1z को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो गया m1z। और इस इक्वेशन को अब हम वेरिएबल सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा dz बाई z और इधर हो जाएगा m1 dx। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन करने पर ये वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा log ऑफ z, यहां आ जाएगा m1x प्लस यहां जो कांस्टेंट आएगा उसे कह देते हैं log ऑफ c1। नेक्स्ट log ऑफ c1 इस तरफ आ जाएगा तो log
m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगेगा और हमें मिल जाएगा log ऑफ z बाय c1 और यहाँ है m1x और फाइनली आप जानते हो z बाय c1 हो जाएगा e टू द पावर m1x और यहाँ से फाइनली z की जो वैल्यू आ गई है वो है c1 e टू द पावर m1x। तो हमने जिस पार्ट को z माना था अब वो z की वैल्यू आ चुकी है और फाइनली अब मैं यहां पर z की वैल्यू पुट करता हूं, इसे हम और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर हम z की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी हैव d माइनस m1 ऑफ y, तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशंस को। ये जो हमारे पास शुरू में इक्वेशन थी इसे कह देते हैं 1 और इसे कह देते हैं 2। सो पुट z इन 2, तो हमने यहां पर z की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि है c1 e टू द पावर m1x। लीजिए अब हमें फिर से मैं d की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा d की जगह आएगा d बाई डी एक्स और जब वो y पर ऑपरेट होगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी dy बाई डी एक्स, m1 की इससे मल्टीप्लाई होगी m1y और राइट हैंड साइड है c1 e टू द पावर m1x। ये फिर से आपकी 12th क्लास की सिंपल इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालकर सॉल्व करते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस m1x और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर m1x और इंटीग्रेशन आने के बाद सॉल्यूशन कैसे निकालते थे हम, फॉर्मूला था y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को आप कुछ और नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने c1 लिया था, इसे c2 कह देते हैं। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया है e टू द पावर माइनस m1x q। अब आप जानते हैं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है वो था q, तो q की जगह आ गया c1 e की पावर m1x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है e टू द पावर माइनस m1x dx प्लस c2। y इंटू में e टू द पावर माइनस m1x, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन में बचा है c1 dx प्लस c2। y इसे मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो यह है e टू द पावर m1x, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो c1x प्लस c2 और नेक्स्ट स्टेप में y मिल जाएगा c1x प्लस c2 और इस टर्म को भी इधर ले जाते हैं तो e टू द पावर m1x। तो आपने देखा जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें दो रूट्स थे m1 के, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अलग से हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ चुका है और इस सॉल्यूशन में अब आपको दो कांस्टेंट दिख रहे हैं c1 और c2, तो ये निकल आया इसका जनरल सॉल्यूशन। और फाइनली अब मैं चार रूट्स हों तो आपने देखा था, मैं वापस उसी पेज पर लेकर आता हूं आपको। तो हमने यहां पर देखा था कि अगर रूट्स रिपीट कर रहे थे तो हमें कांस्टेंट वाली प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम जो रिपीटेड रूट्स हैं इनकी ये वैल्यू ना लिखकर वो वैल्यू लिखेंगे जो अभी हमने फाइंड की है। तो चलिए फाइनली यहां पर मेंशन करते हैं। तो हम ये केस पढ़ रहे थे जिसमें टू रूट्स रिपीटेड थे और अदर्स आर डिफरेंट, जहां पर रूट्स थे m1 m1 m2 m3। अब फाइनली हम इसका लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जब दो रूट्स रिपीट हों तो उस पार्ट का जो सॉल्यूशन आया था वो था c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x और बचे हुए दो का तो हमने पहले ही देख लिया था, तो इनका था c3 e टू द पावर m2x और c4 e टू द पावर m3x। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 से ज्यादा है और 2 से ज्यादा रूट्स रिपीट कर जाएं, तो इफ रूट्स आर लाइक, तो मान लीजिए रूट्स में आपका पहला ही रूट 3 बार रिपीट कर गया या इसी में 3 रूट्स रिपीट कर जाएं और नेक्स्ट रूट डिफरेंट हो, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? तो बिल्कुल ऊपर की तरह जब रूट्स रिपीट कर रहे हो तो हमारे पास आ जाएगा c1, यहां फर्स्ट टर्म कांस्टेंट थी, फिर x वाली टर्म थी और 3 बार में पहली टर्म आ जाएगी c1x², c2x प्लस c3 और साथ में आ जाएगा e की पावर m1x
और जो रूट डिफरेंट है उसके लिए हो जाएगा C4 e टू द पावर m2x। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर 4 रूट रिपीट हो जाए तो यहाँ एक पावर और आ जाएगी। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट केस लेने चल रहा हूं, केस 3। अगर आपके 4 रूट्स में से 2 रूट्स हो जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो फिर कैसे करेंगे? सो इफ 2 रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी से भी हमें स्पेशली मेंशन करना चाहिए इमेजिनरी नंबर्स एंड अदर्स आर डिफरेंट। क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आप सिर्फ 5 दिया हो, इसे रियल भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमने स्पेशली मेंशन किया, हम उन रूट्स की बात कर रहे हैं जिनमें इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। तो चलिए अब मैं 4 रूट्स फिर से मान लेता हूं। तो फर्स्ट रूट में मान लेता हूं अल्फा प्लस आइटा बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो अगर प्लस वाला आया है तो फिर माइनस वाला कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा। और बचे हुए 2 रूट्स को मैं सिंपल m2 और m3 ले लेता हूं। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा? जनरल सॉल्यूशन तो बिल्कुल उसी तरह से। तो फर्स्ट बन जाएगा C1 e टू द पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा x। तो ये आपका m1 की तरह ट्रीट किया है हमने इसे, तो C1 e की पावर m1x। और नेक्स्ट इसके लिए लिखेंगे C2 e टू द पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा x। और नेक्स्ट के लिए आ जाएगा C3 e टू द पावर m2x और नेक्स्ट C4 e टू द पावर m3x। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इस तरह से यहां पर आंसर छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं और एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो C1 इस पार्ट में मैं e की पावर दोनों के साथ अलग अलग कर देता हूं, तो एक आ जाएगा e की पावर अल्फा x और साथ में आ जाएगा आइटा बीटा x। सिमिलरली यहां पर भी C2 e टू द पावर अल्फा x और e टू द पावर माइनस आइटा बीटा x। और नेक्स्ट दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। अब कुछ फॉर्मूलेज जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक में पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो अभी के लिए नोट कर लीजिए, वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो इनका मतलब समझ जाएंगे। हम वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं e टू द पावर आइटा थीटा का, जो कि होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और इसी तरह से e की पावर माइनस आइटा थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। इस थ्योरम को आप डी मॉरिस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर आइटा और थीटा की जगह हमारे पास है बीटा एक्स, और यहां भी माइनस आइटा और थीटा की जगह है बीटा एक्स। तो इस पार्ट और इस पार्ट में हम दोनों जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो C1 e टू द पावर अल्फा एक्स, तो e टू द पावर आइटा बीटा एक्स, थीटा की जगह बीटा एक्स ले लें तो ये पोर्शन आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस आइटा साइन ऑफ बीटा एक्स। C2 एज इट इज, e टू द पावर अल्फा एक्स एज इट इज, और यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो कॉस ऑफ बीटा एक्स माइनस साइन ऑफ बीटा एक्स माइनस आइटा टाइम्स। और अगले दोनों आंसर्स ये तो सेम रहने वाले हैं, C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x। अब इन दोनों को फिर से कंबाइन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर भी e टू द पावर अल्फा एक्स है, यहां पर भी e टू द पावर अल्फा एक्स है। तो e टू द पावर अल्फा एक्स तो कॉमन ले लेते हैं। यहां भी cos बीटा एक्स है, इस पोर्शन में भी cos बीटा एक्स है। एक के साथ C1 है, एक के साथ C2 है, तो ये कंबाइन होकर बन जाएगा C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स। और सिमिलरली यहाँ साइन बीटा एक्स है, यहाँ साइन बीटा एक्स है, यहाँ प्लस आइटा है, यहाँ माइनस आइटा है, तो ये बन जाएगा C1 माइनस C2 आइटा टाइम्स साइन बीटा एक्स। और अगले दोनों पार्ट्स फिर से सेम, C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x। और फाइनली मैं इस सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से लिख दूंगा e टू द पावर अल्फा एक्स। इन दोनों को कांस्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं a,
तो ए कॉस बीटा एक्स प्लस आइटा, इसे एक नया नाम दे देते हैं बी साइन बीटा एक्स, और साथ में है C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपको ये 4 रूट्स दे दिए जाएं, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा, m2 m3, तो फाइनली आपने ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। जो रियल पार्ट है वो उसके साथ तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा कांस्टेंट a कॉस बीटा एक्स प्लस आइटा टाइम्स b, एक कांस्टेंट है फिर से साइन बीटा एक्स, और जो रूट्स डिफरेंट हैं उनके लिए वही तरीका रहेगा C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x। और फाइनली एक लास्ट केस देखते हैं, और केस 4 में हम देख रहे हैं कि अगर रूट्स इस टाइप के आ जाएं, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, तो एक्चुअल में मैंने 2 रूट्स फिर से इकट्ठे कर दिए, एक था अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा और एक था अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा, ये भी पेयर्स में आएंगे, और अगले 2 रूट्स डिफरेंट हो जाएंगे m2 और m3। इन्हें आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि अगर रूट्स आ जाएं इरेशनल नंबर्स, और 2 रूट्स ये दोनों रियल भी हो सकते हैं, तो दीज आर रियल एंड डिफरेंट। तो सॉल्यूशन फिर से जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, तो फिर से आप इसे m1 की तरह ट्रीट करें प्लस वाले को, और माइनस वाले को m2 की तरह, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा C1 e टू द पावर अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा एक्स, और माइनस वाले के लिए C2 e टू द पावर अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा ऑफ एक्स, और नेक्स्ट के लिए आ जाएगा C3 e टू द पावर m2x, और नेक्स्ट के लिए C4 e टू द पावर m3x। और अब फिर से आप आंसर को यहां पर नहीं छोड़ेंगे, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट C1, यहां पर भी अगर मैं x दोनों के साथ अलग अलग कर दूं तो e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू में e टू द पावर अंडर रूट बीटा एक्स, और नेक्स्ट हो जाएगा C2 e टू द पावर अल्फा एक्स इंटू e टू द पावर माइनस अंडर रूट बीटा ऑफ एक्स, प्लस C3 e टू द पावर m2x प्लस C4 e टू द पावर m3x। और फिर से अब मैं कुछ फार्मूलाज यूज करने वाला हूं जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की बुक में पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े तो अभी कुछ दिन में पढ़ लेंगे। यहां पर हमारा फर्स्ट फार्मूला रहता है e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का जो हमारा फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, cos ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, और e टू द पावर माइनस x का फॉर्मूला हो जाता है cos ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक x। तो अब मैं इनका यूज करने वाला हूं अपने इस क्वेश्चन में। तो e टू द पावर, इसे हम x की तरह ट्रीट करेंगे, आप यहां थीटा में भी लिख सकते थे फॉर्मूलाज। तो C1 एज इट इज है, e टू द पावर अल्फा एक्स एज इट इज है, और इस पोर्शन पर अगर मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो अगर x था तो हाइपरबोलिक के साथ जिसे h cos h इतना पार्ट इकट्ठा है, x यहां पर आ गया, तो यहां पर बन जाएगा cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। सिमिलरली C2 e टू द पावर अल्फा एक्स, और इस पोर्शन की जगह आ जाएगा cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, और बचे हुए 2 सॉल्यूशंस एज इट इज लिखे जाएंगे। तो C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x। और फाइनली फिर से लिखते हैं, फिर से आप फर्स्ट और सेकंड में देखें तो दोनों में e टू द पावर अल्फा एक्स आ रहा है, वो कॉमन, दोनों में ही cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स है, यहाँ C1 के साथ यहाँ C2 के साथ, तो C1 प्लस C2 cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, और नेक्स्ट हो जाएगा C1 माइनस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, और अगले दोनों सॉल्यूशन एज इट इज C3 e टू द पावर m2x, C4 e टू द पावर m3x, और फाइनली पिछले पार्ट की तरह e टू द पावर, इसे एक नया नाम दे देते हैं a, तो a cos हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, इसे भी नया नाम b
बी साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, और नेक्स्ट दोनों सॉल्यूशन एज इट इज आ जाएंगे। तो फाइनली अगर आपके रूट्स इस तरह से थे, आप ये बीच का पोर्शन छोड़कर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो जो रियल पार्ट था वो बन गया e टू द पावर अल्फा एक्स, और ब्रैकेट में यहां अंडर रूट बीटा था तो आपका आ जाएगा कांस्टेंट टाइम्स कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस कांस्टेंट टाइम्स, यहां पर आप C1 C2 भी दोबारा से लिख सकते हैं, कैपिटल C1 कैपिटल C2, या जब हम ये बीच का पोर्शन नहीं करेंगे तो आप इन्हें C1 इसे C2 और C3 C4 एक ऑर्डर बन जाएगा, याद करना आसान हो जाता है। तो अब मैं आपको फाइनली एक टेबल बनाकर दे देता हूं जिसमें हमने चारों केस एक साथ लिख दिए हैं, जो कि आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए फाइनली अब तक हमने जो देखा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है तो सबसे पहला स्टेप तो रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, जो कि y के जो ब्रैकेट में पोर्शन है वो रहेगा, और फिर नेक्स्ट रहेगा इसके रूट्स निकालना। और रूट्स निकालते टाइम अब चार डिफरेंट केस हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस था कि अगर जो ये d के रूट्स आएंगे, ये चारों के चारों रूट्स हमारे पास रियल नंबर्स हों और डिफरेंट हों, तो रियल एंड डिफरेंट। तो रियल और डिफरेंट में हमने देखा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था वो था C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। लेकिन अगर दो रूट्स कर जाएं रिपीट, तो मान लीजिए पहला भी m1 दूसरा भी m1 और अगले दो हो जाएं डिफरेंट m3 m4 या m2 m3 कुछ भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा जो सॉल्यूशन था वो फर्स्ट पार्ट कैसे लिखा गया, C1 प्लस x टाइम्स C2, या C1 के साथ x लगा सकते हैं और C2 खाली है कांस्टेंट, तो x C1 प्लस C2 और e टू द पावर m1x। और अगले दोनों के लिए सिंपल जैसे ऊपर लिखा गया था C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। और साथ साथ याद रखिएगा तीन हो जाएं तो क्या करना है। नेक्स्ट था अगर दो रूट्स इमेजिनरी हो जाएं तो अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, और अगले दो हो जाएं m3 m4। तो फिर यहां जो सॉल्यूशन लिखा गया था वो था e टू द पावर अल्फा x, इसे तो पहले लिख देंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा कांस्टेंट टाइम्स कॉस बीटा x प्लस आइटा टाइम्स कांस्टेंट साइन बीटा x, और प्लस इन दोनों के लिए फिर से सिंपल वाला रूल रहेगा C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। और लास्ट था कि अगर रूट्स में इरेशनल नंबर आ जाएं अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी, और अगले दो फिर से हो जाएं m3 m4। तो यहां पर हमने देखा सॉल्यूशन में फिर से e टू द पावर अल्फा x पहले लिख दिया जाएगा, फिर कांस्टेंट टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x प्लस कांस्टेंट टाइम साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x, और अगले दोनों के लिए फिर से सेम हो जाएगा C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x। तो आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के आप कह सकते हैं ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसे ऑपरेटर फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो हम खुद अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 ऑफ y इक्वल टू 0। ऑपरेटर फॉर्म में लिखने का तरीका, आप d बाई डी एक्स को कैपिटल D पुट कर देते हैं, तो यहाँ y ये तो मैंने लास्ट में लिख लिया है, तो ये आ गया ऑपरेटर फॉर्म में। और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो y के ब्रैकेटेड पार्ट था उसे 0 पर इक्वेट कर देते थे, तो डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इक्वल टू 0। और अब मुझे इस इक्वेशन के निकालने हैं रूट्स। तो ये है क्यूबिक इक्वेशन, तो आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सोच सकते हैं कि d को क्या पुट करें ताकि ये 0 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं d को -1,
तो चेक करते हैं क्या ये 0 बन रहा है। तो डी क्यूब -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -7 इंटू डी की जगह -1 करें तो +7 और -6, तो इसे सॉल्व कर आ रहा है 0। सो d is equals to -1 satisfies the equation। और जब आपको एक रूट मिल जाए हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर बचे हुए रूट्स निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो डी क्यूब का कोफिशिएंट है 1, डी स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह 0, डी का कोफिशिएंट है -7 और कांस्टेंट टर्म है -6। तो इसे -1 से डिवाइड करते हैं। तो तरीका आप सबको पता होगा, यहाँ 1 -1 इंटू 1 -1, ये आ गया -1, -1 इंटू -1 +1, -7 +1 -6, -1 इंटू -6 +6 और ये कैंसिल होकर बन गया 0। और अब बचे हुए पार्ट्स से फिर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि बन जाएगी डी स्क्वायर -d -6 इक्वल टू 0। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा d -3 एंड d +2 इक्वल टू 0। और फाइनली यहाँ से d की दो वैल्यूज आ जाएंगी -2 एंड 3। सो रूट्स आर, तो आपने देखा d के 3 रूट्स आ गए, एक था -1 और बचे हुए 2 रूट्स हैं -2 एंड 3। सो रियल एंड डिफरेंट। तो रियल और डिफरेंट के केस में अब आप जानते हो कि हमारा सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सो जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा, बस अब आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो C1 e टू दी पावर m1 की जगह आएगा -1 इंटू एक्स, C2 e टू दी पावर m2 की जगह आएगा -2 इंटू एक्स, और C3 e टू दी पावर m3 वो आ जाएगा 3x। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन 2 है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो d टू दी पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर प्लस 36 ऑफ y इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है d टू दी पावर 4 प्लस 13d स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0। और अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व कर 4 रूट्स निकालने हैं। तो एक तरीका तो ये रहेगा कि अभी आप पहले डी स्क्वायर की जगह कुछ पुट कर दें। तो मान लो अगर मैं डी स्क्वायर की जगह टी रख दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। डी टू दी पावर 4 बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13t प्लस 36 इक्वल टू 0। और यहाँ इजीली फैक्टर बन गए हैं t -9 और t +4 इक्वल टू 0। और t की दो वैल्यूज आ गई हैं -9 एंड -4। और फाइनली अब डी स्क्वायर था t, तो डी स्क्वायर की दो वैल्यूज मिली -9 और डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई -4। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ±3 आइटा, और इसे सॉल्व करने पर मिल जाएगा ±2 आइटा। तो आपके जो 4 रूट्स आए हैं वो चारों ही इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और अगर मैं इसे फिर से लिखूं तो इसे आप लिख सकते हो 0 ± 3 आइटा, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ 0 है। और सिमिलरली ये है 0 ± 2 आइटा। और फाइनली अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हमारे रूट्स हो जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको याद होगा अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा हो तो रूट होता था e टू दी पावर अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह तो 0 है, तो e की पावर 0 1 ही होता है। तो सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा जाएगा C1 cos बीटा x, तो 3x प्लस C2 साइन बीटा x। सिमिलरली यहां भी e टू दी पावर अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह तो 0 है, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन हो जाएगा। तो इस बार C1 C2 हो चुके हैं, मैं आगे C3 से स्टार्ट कर रहा हूं। cos ऑफ बीटा की जगह है 2x प्लस C4 साइन 2x। तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।